राधे राधे दर्शकों। निशा के हाथ में भाभी का पत्र में लिखा था, निशा, अंश छत से गिर गया है। बच्चों के साथ पतंग उड़ाते हुए उसने थोड़ी सी लापरवाही कर दी, जिसकी वजह से उसके पैर में चोट आई है और बाकी शरीर में छोटे मोटे खरोंच आए हैं। फिर भी अंश ठीक है, खाना पीना खा रहा है। निशा पत्र को पढ़कर दुख में डूबी हुई थी। उसे तभी माँ की आवाज़ सुनाई देती है। उसने सामने देखा कि माही अपने कंधों पर बैग का बोझ लिए हुए माँ माँ की आवाज़ दे रहा है। निशा ने पूछा, बेटा माही तुम कब आई? माही कहता है, माँ मैं काफ़ी टाइम से आया हूँ और मुझे भूख भी लगी है। निशा कहती, चलो बेटा मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। निशा माही को खाना देकर वहीं उदास मन से फिर अंश के ख्यालों में डूब जाती है। माही कहता है, माँ तुम रो रही हो, तुम्हारे हाथ में किसी का लेटर है। निशा कहती है, नहीं बेटा कुछ नहीं है। निशा बवाल खड़ा नहीं करना चाहती थी। माही कहता है, माँ आज तुम मेरे साथ नहीं खाओगी? निशा कहती है, हाँ हाँ खाऊंगी ना। निशा हंसने की कोशिश करती है, अंदर से उसका मन बहुत दुखी है। वो इन दिनों को याद करने लगती है जब उसकी शादी अनुराग के साथ हुई थी। शादी के 1 साल के अंदर ही उसे अंश पैदा हो जाता है। अनुराग बहुत खुश था। निशा, अनुराग, अंश बहुत खुश हुआ करते थे। निशा इसी बातों पर डूबी हुई थी, लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन तक निशा के नसीब में नहीं टिक पाई। एक दिन अनुराग का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उस टाइम पर अंश सिर्फ 3 साल का था। निशा की जो भाभियाँ उसे रोज़ फ़ोन करके बोला करती थी, निशा अंश को लेकर तुम कब घूमने आ रही हो? अनुराग जीजा जी को भी लेकर आना। जब निशा विधवा रूप में अपने 3 साल के बच्चे अंश को लेकर जाती है तो भाभियों का व्यवहार बिल्कुल बदला हुआ सा रहता है। भाभी के इस व्यवहार से उसे घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसके माता पिता उसके भाभी के इस तरह से व्यवहार को देखकर समझ जाते हैं कि ज़्यादा दिनों तक निशा का इस घर में गुजारा नहीं होगा। आखिरकार निशा की उम्र अभी है ही क्या, अभी तो उसकी 4 साल पहले शादी हुई थी। इस तरह से वो लोग निशा के लिए रिश्ता ढूंढकर विनोद के साथ शादी कर देते हैं। लेकिन विनोद की भी पत्नी कुछ साल पहले ही विनोद को छोड़कर चली गई थी और विनोद का एक बेटा माही, जिसे निशा को संभालना था। निशा इस रिश्ते से खुश नहीं थी। वो अपने बेटे के साथ ही रहना चाहती थी, लेकिन घर की मजबूरियों की वजह से उसके माता पिता उसकी शादी करके उसे उस घर से विदा कर देते हैं। अब उसका बेटा अंश उसके भैया भाभी और मम्मी पापा के सहारे वहीं रह जाता है। 1 साल से वो अपने बेटे से मिली नहीं। जब से शादी हुई निशा वापस लौट कर नहीं आई। अब उसे भाभी का पत्र मिला जिसमें लिखा हुआ है कि अंश छत से गिर गया है। आखिर इतना छोटा बच्चा छत से गिरा है तो उसे कैसे चोट नहीं आई होगी। निशा का दिल तड़पा जा रहा था कि वो किसी तरह से एक बार अंश से मिल ले। उसने सोचा कि आज मैं विनोद के आते ही विनोद से बात करूंगी। शाम को उसने विनोद से कहा कि विनोद मुझे अपने मायके जाना है। देखो मैं 1 साल से जब से शादी हुई है अपने घर नहीं गई। मुझे अपने मम्मी से मिलना है, मुझे बहुत याद आ रही है। विनोद ने कहा, तुम इस टाइम पर नहीं जा सकती। तुम ये मत भूलो कि तुम्हारा तीसरा महीना चालू है। देखो तुमको डॉक्टर आराम करने के लिए बोला है। निशा ने कहा कि हाँ मैं वहाँ आराम ही करूँगी। कौन सा, मैं घर जाते ही सारे घर का काम मैं अकेले ही करने वाली हूँ। घर में काम करने के लिए मेरी भाभी और मेरी माँ है ना। विनोद ने कहा, तुम मम्मी से बात करो, मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता। निशा ने अपनी सास से बात किया तो सास ने कहा कि बेटा तुम्हारे मायके वालों ने तो खुद ही रिश्ता तोड़ दिया है। 1 साल से उन लोगों ने कोई खबर ली ही नहीं। दोनों तरफ से आना जाना बना रहना चाहिए, तभी तो रिश्ते बने रहते हैं। निशा ने कहा, हाँ मम्मी बात आप ठीक कर रही हैं, लेकिन आप मुझे जाने दीजिए। 1 साल हो गया, आखिर आप भी तो एक औरत हैं। आप भी समझती हैं कि मायके के लिए कैसी याद आए तो मन तड़प उठता है। सास ने जाने के लिए हाँ कर दिया। निशा जल्दी जल्दी में एक बैग तैयार कर ली। माही देखा कि माँ कहीं जा रही है तो उसने भी कहा कि माँ मुझे जाना है। तब निशा ने कहा कि जाने दो विनोद, मैं उसे संभाल लूँगी। विनोद कहता है कि ठीक है ले जाओ। निशा के साथ माही भी जाता है। 3 घंटे के बाद निशा अपने मायके पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचकर वो दरवाजे पर पहुँचते ही आगे पूछती है, भाभी अंश कहाँ है?
तभी भाभी कहती है कि अंश छत वाले कमरे में है। निशा अपना बैग वहीं छोड़कर दौड़ते हुए ऊपर के कमरे में चली जाती है। इतना दौड़ती है कि उसे आभास नहीं होता कि कितनी जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ जाती है, जबकि उसे डॉक्टर ने इतना तेज चलने दौड़ने को मना किया था। 3 महीने पेट से जो थी। ऊपर कमरे में जाकर निशा क्या देखती है कि उसका इतना सुंदर सा, इतना गोरा मोटा बच्चा बिल्कुल सूख कर आधा हो गया था। चेहरे का रंग काला पड़ गया था। एक पैर में उसके प्लास्टर लगा हुआ था। वो उसके आसपास मक्खियाँ भिनभिना रही थी। उसकी हालत देखकर निशा की आंखों में आंसू आ गए। जाकर उसके पास बैठ जाती है और कहती है, बेटा बेटा। थोड़े टाइम के लिए अंश सकपका जाता है। उसकी नई साड़ी, गहने, जेवर देख के अंश पहचान नहीं पाता, लेकिन फिर कहता है, माँ। निशा कहती है कि बेटा, अपनी माँ को पहचानो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। इतने में माही भी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर आ जाता और कहता है, माँ, ये लड़का कौन है? देखो ये लड़का कितना गंदा है। लगता है कितने दिनों से नहाया नहीं, ब्रश नहीं किया है। भाभी भी ऊपर आ जाती है। निशा भाभी की तरफ देखती है। भाभी समझ जाती है कि निशा चाहती है कि माही को थोड़ा उससे दूर ले जाए ताकि वो अंश से खुल के बातें कर सके। तभी वो अंश से पूछती है, बेटा तुम कैसे हो? तुमको कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है? तुम कैसे गिर गए? अंश कहता है, माँ, मैं तो ऐसे ही खेल रहा था, पता नहीं कैसे हो गया मेरे साथ। वो उसके शरीर को सब जगह से देखती है और दुख से तड़प उठती है। तभी उसकी नज़र कमरे में चारों तरफ जाती है, जहाँ कमरे में कचरा और जाले मकड़े लगे हुए थे। उसे याद आता है कि ये तो घर में सारे भंगार रखने वाला, घर की कबाड़ रखने वाला कमरा हुआ था और मेरे बेटे को इसी कमरे में रख दिया गया है। उसका ये सोचकर भी दिल बहुत दुख से भर जाता है। तभी भाभी आती है और नीचे चाय नाश्ता के लिए बुलाती है। निशा कहती है कि अभी मुझे कुछ भूख नहीं है, मैं खाने पर ही आऊँगी। भाभी जब उसे खाना खाने के लिए बुलाती है तो निशा किसी तरह से थोड़ा सा खाना खाती है। फिर कहती है, भाभी, अंश को खाने के लिए नीचे लाते हो या वहीं दे के आते हो? भाभी कहती है कि उसे उतरने चढ़ने में तकलीफ होती, इसीलिए उसका खाना ऊपर ही भिजवा देती हूँ। तभी निशा कहती है कि भाभी, आप मेरे हाथ में खाना दो, मैं खिला के आती हूँ। निशा अंश को खाना खिलाती है। फिर कहती है, बेटा तुम यहीं पड़े रहते हो या तुम्हें कोई उठाता भी है? अंश कहता है, माँ, मुझे कोई नहीं उठाता, मैं इसी में पड़ा रहता हूँ। मेरे पैर में चोट जो लगी है, खुद से उठ नहीं पाता। निशा अंश को उठाकर छत में जाकर लेटाती है, एक चारपाई निकालकर, और उसके कमरे को पूरा साफ करने लगती है। जाले मकड़े निकालती है और कपड़े गीला करके पूरा उसकी दीवार साफ सफाई करके रखती है। तभी माँ आ जाती है। कहती है, निशा, तुम इस तरह से घर में काम क्यों कर रही हो? आखिर मैं भी इसी कमरे में सोती हूँ अंश के साथ ही। मैं कमरे को साफ कर दूंगी। निशा कहती है, कोई बात नहीं माँ, मेरे पास अभी टाइम है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम चिंता मत करो, मैं साफ कर दूंगी। इसके बाद अंश के पास जाकर बैठती है। अंश कहता है, माँ, तुम मेरे लिए नए कपड़े लेने गई थी, तो नए कपड़े कहाँ हैं? लाओ ना माँ। कुछ पल के लिए निशा का मन होता है कि वो माही के नए कपड़े दे दे, लेकिन उसे लगता है कि माही अपने घर में बताएगा तो मैं क्या जवाब दूंगी। उसे वो दिन याद आता है जब उसकी शादी विनोद के साथ हो रही थी। तब उसने कहा था कि बेटा अंश, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े लेने जा रही हूँ। इसीलिए अंश पूछ रहा था कि माँ, तुम मेरे लिए नए कपड़े लेने गई थी, फिर इतने दिन कहाँ थी? क्यों नहीं आई मेरे लिए नए कपड़े लेकर? निशा क्या जवाब देती कि बेटा, मैं तुम्हें छोड़कर अपनी नई दुनिया बसाने चली गई थी। निशा को ऐसा लग रहा था कि मैं अंश के साथ बहुत बड़ा गलत कर रही हूँ। माही पास में आ जाता है और फिर वही सवाल करता है कि माँ, ये कौन है? निशा का एक बार मन करता है कि वो माही को बता दे कि बेटा, ये तुम्हारा भाई है, लेकिन क्या माही उसके अंश को अपना भाई स्वीकार करेगा? क्या उसे अपना पाएगा? फिर निशा के दिल से आवाज़ आती है कि शायद नहीं। निशा यही सोचते हुए वहीं पर अपने बच्चे के सिर में हाथ घुमाते हुए बैठी थी। तभी ड्राइवर ऊपर आ जाता है और कहता है, मैडम चलिए, विनोद साहब गाड़ी भेजे हैं, बोले हैं कि माही और मैडम को जल्दी लेकर आना। निशा उठ के चलने लगती है। तभी अंश
हाथ पकड़ लेता है और कहता है, माँ थोड़ा देर और बैठो, छोड़ के मत जाओ माँ। निशा रोते हुए आंखों से कहती है, बेटा मैं इस बार तुम्हारे लिए नए कपड़े और खिलौने लेकर आऊंगी तो तुम्हारे साथ बहुत देर तक बैठूंगी। सबकी नज़रें बचाकर निशा भाभी के हाथ में 500 रुपये देती है और कहती है, भाभी मेरे बच्चे का ध्यान रखना और उसकी दवाइयाँ करवा देना। भाभी कहती है कि निशा, विनोद तो अच्छा कमाते हैं, फिर तुम बच्चे के लिए नए कपड़े और खिलौने लेकर क्यों नहीं आई? तुम्हें कुछ तो लाना चाहिए, आखिर तुम्हारे पास भी तो कुछ पैसे रहते होंगे। निशा ने कहा, हाँ भाभी मैं ज़रूर करूँगी। निशा का एक बार मन में आया कि शायद भाभी इस लालच से कह रही होंगी। निशा ने आते वक्त सोचा कि शायद मेरी भाभी ने झूठ बोला होगा और बच्चे का एक्सीडेंट सुनकर उसे इन सब चीज़ों का ध्यान ही नहीं रहा। ये उसने मन में सोचा, लेकिन भाभी से कहा, हाँ हाँ भाभी मैं बहुत जल्द ही दोबारा सब कुछ लेकर आऊँगी। निशा अपने घर आ जाती है और आते ही उसने मन बना लिया था कि अब मैं विनोद से बात करूँगी। तभी उनका माही दादी के पास जाता है और कहता है, दादी दादी ये देखो मैंने मामा के घर से मुझे मामी और नानी ने खिलौने दिए हैं। वो मेरे घर की सारी बातें अपने दादी से बताता है और तभी कहता है, दादी मैंने वहाँ एक बहुत ही गंदे बच्चे को देखा जिसने ना तो नहाया था ना ही ब्रश किया था। तभी मेरी सास ने पूछा, निशा ये किसकी बातें कर रहा है माही? मैंने कहा, मम्मी जी ये मेरे बच्चे अंश की बात कर रहा है। वो छत से गिर गया है, उसके पैर में चोट आई है जिसकी वजह से वो उठ नहीं पा रहा है और ना तो नहा धो पा रहा है। इतनी बात सुनकर मेरी सास ने जल्दी से बातों को पलटते हुए कहा, चलो जल्दी से तुम लोग तैयार हो जाओ, विनोद का कई बार फ़ोन आया है, अब हम सबको बाहर जाना है, एक शादी के लिए ही, इसीलिए जल्दी से बुलाया है। मैंने भी बिना मन के किसी तरह से तैयार हुई और शादी में गई। वहाँ से आने के बाद ही मैं मौका ढूंढ रही थी कि मैं विनोद से बात करूँगी। मेरा मन किसी काम में नहीं लग रहा था। मैंने विनोद से मौका ढूंढ लिया और बात भी किया कि विनोद मुझे मेरे बच्चे को अपने साथ रखने की इजाज़त दे दो। आखिर मैं भी तो तुम्हारे बच्चे को अपने सीने से लगा कर रखती हूँ। कभी उसे मैंने माँ की कमी महसूस नहीं होने दिया। जिस तरह से तुम्हारा माही मेरा बेटा है उसी तरह से मेरा अंश भी तुम्हारा बच्चा है। विनोद एक पल के लिए भौं सिकोड़ते हुए बोला, निशा ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा अंश मेरा बेटा नहीं है। कैसे हो सकता है वो मेरा बेटा? और तुम ये भूलो मत कि जब हमारी शादी हुई थी तभी बात हुई थी कि तुम अपने बेटे अंश को कभी यहाँ नहीं लाओगी। मेरा बेटा माही, मैं उसके साथ किसी और को लाकर उसे तकलीफ में नहीं देना चाहता। विनोद से इस तरह से निशा को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। निशा उसे एक अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन उसे समझ में आ गया कि ये सिर्फ अपने बच्चे के लिए ही मेरे साथ इस तरह से व्यवहार करके रखा है। अब तो निशा उसके बेटे को भी देखकर मन में सोचने लगी कि जब ये मेरे बेटे को अपना नहीं मानता तो क्यों मैं इसके बच्चे को अपने गले से लगा कर रखूं। वो थोड़ी खपा खपा सी रहने लगी। विनोद से बातें भी कम करने लगी। विनोद हाँ या ना में जवाब देने लगी। कुछ भी बोलता तो बस हाँ ना में ही करने लगी। यहाँ तक कि उसने माही से भी दूरियां बनाने लगी। अब निशा का मन हमेशा अंश के प्रति ही आकर्षित रहता कि मेरा अंश ना जाने कैसा है। वो अकेले में भी गुमसुम रहने लगी। उसे बहुत ज़्यादा अंश की याद सताने लगी। चिंता होने लगी कि उस घर में मेरा बेटा ज़्यादा दिन रहा तो या कि वो इस दुनिया से चला जाएगा या कि फिर उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। मुझे क्या करना चाहिए? निशा हर पल इसी चिंता में डूबी रहती थी। एक दिन निशा के सास ने कहा कि मुझे तीर्थ यात्रा के लिए जाना है। निशा ने सोचा कि मेरी सास तो साधु पंडितों को हमेशा ढोंगी बोला करती थी, लेकिन आज क्या हो गया है इसको जो तीर्थ यात्रा के लिए तैयार हो गई। घर में भी किसी ने मना नहीं किया, इसीलिए मेरी सास तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाती है और फिर वहाँ से वो बहुत ही जल्द वापस आ जाती है। इसी तरह से मेरी सास ने कई बार तीर्थ यात्रा जाने की तैयारी बना डाली। मैं मन ही मन सोच रही थी कि मुझे अब वापस से मेरे बेटे को देखने जाना है। मैंने एक दिन विनोद से कहा कि मैं जा रही हूँ अंश से मिलने। विनोद ने कहा कि निशा जब से तुम मायके से आई हो
तब से तुम्हारा बिल्कुल मन घर पे नहीं लग रहा है। तुम मेरे बेटे माही का भी अच्छे से ध्यान नहीं रख रही हो। मैंने कहा, माही का ध्यान रखने के लिए आप हो, माँ जी हो और ससुर जी हैं। उसके लिए इस घर में कोई कमी नहीं है। और मैंने भी माही को अपने बेटे से कम नहीं माना है। मैंने उसे कभी पराया नहीं समझा। फिर भी मुझे आप इस तरह से क्यों बोल रहे हो? मैं जा रही हूँ अंश से मिलने। इतना कहकर मैंने ड्राइवर से बोला कि मुझे लेकर चलो, और मैं चली गई। मैं जैसे ही घर पर पहुंची, मैंने किसी से कुछ नहीं पूछा। मैं दौड़ते हुए छत के कमरे में गई, लेकिन जब मैं वहां पर पहुंची तो मैंने क्या देखा कि वहां मेरा बेटा नहीं था। वहां की जो चारपाई थी वो खाली पड़ी हुई थी, उसमें मक्खियां भिनभिना रही थीं। मैं उल्टे पांव नीचे आई और कहने लगी, भाभी, माँ, मेरे बच्चे को क्या हुआ? एक पल के लिए मुझे लगा कि मेरे अंश को कुछ हो गया। इन लोगों ने मुझे खबर ही नहीं दिया। मैं बिल्कुल तड़प उठी। भाभी ने कहा, निशा, तुमको कुछ नहीं पता क्या? मैंने कहा, मुझे नहीं पता भाभी, क्या हुआ मेरे अंश को? भाभी जल्दी बताओ ना, और आप लोगों ने मुझे खबर क्यों नहीं दी? तभी मेरी माँ मुझे पकड़ कर लाई और उसने मुझे ज़बरदस्ती चाय का कप मेरे हाथ में पकड़ा दिया। कहा, लो पहले तुम चाय पी लो, फिर मैं बताती हूँ। वो लोग मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल के अंदर मैंने देखा कि मेरा बेटा एक महंगे हॉस्पिटल में स्वच्छ कपड़े पहने हुए, सफ़ेद चादर, सफ़ेद कपड़े में बैठा हुआ था। मैंने देखा कि मेरा बेटा पहले से ज़्यादा खुश और स्वस्थ नज़र आ रहा था। मैं दौड़ कर गई और उसके बेड में बैठते हुए पूछी, अंश, तुम कैसे हो? तब उसने कहा, माँ, मैं तो ठीक हूँ, मेरा पैर भी अब ठीक होने लगा है। माँ, मैं खुद से खड़ा भी हो जाता हूँ। मैंने कहा, बेटा, ये तुम्हें यहाँ पर किसने लाया? तब उसने कहा, माँ, दादी माँ ने। दादी माँ ने आपको कुछ बताया नहीं क्या? आपको दादी माँ ने यहाँ भेजा है? तब उसने अपने सारे खिलौने निकाल कर भी मुझे दिखाना शुरू कर दिया। माँ, देखो, ये मेरे पास कितने सारे खिलौने हैं। दादी माँ मुझसे मिलने आती है। और देखो माँ, मेरे पास कितने सारे पैसे भी हैं। ये सारे पैसे मुझे दादी माँ ने दिए हैं। अंश के हाथ में पैसे, खिलौने और महंगी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट देखकर मैं हैरान रह जाती हूँ। मैं भाभी और माँ की तरफ देखती हूँ। तब उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हें कुछ नहीं पता, ये सब तुम्हारी सासू माँ कर रही हैं। तुम्हारी सासू माँ कई बार यहाँ पर आ चुकी हैं और उन्होंने ही अंश को एडमिट किया है और उसकी दवाइयों का सारा खर्च उठा रही हैं। उसके ऊपर बहुत पैसे भी लुटा रही हैं। मुझे समझते देर ना लगी कि मेरी सासू माँ घर में जो तीर्थ यात्रा का बहाना लेकर निकलती थी, वो यहाँ मेरे बेटे के पास ही आया करती थी। मैं वहाँ से निकली और बोली, मुझे घर जाना है। मैंने ड्राइवर को लिया और मैं तुरंत घर आ गई। मैं वहाँ आकर अपने सासू माँ के पैर को पकड़ लेती हूँ और कहने लगी, माँ, मैंने आपको समझा नहीं, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आप एक पराये बच्चे के लिए इतना कुछ कर रही हैं और मुझे बताया नहीं। तब मेरी सासू माँ ने कहा कि तुम्हारा बच्चा पराया कैसे हुआ? जब तुम मेरी हो चुकी हो तो तुम्हारा बच्चा भी मेरा है। तब मैंने कहा, माँ, लेकिन आपको ये सब कैसे पता चला? तभी मेरी सासू माँ ने कहा कि जब तुम विनोद के साथ बातें कर रही हो कि मेरा अंश इतने तकलीफ़ में है, आप उसे अपना लो, तो विनोद ने साफ इनकार कर दिया कि मैं नहीं अपना सकता और ना ही विनोद मेरा बेटा है। तभी मैंने सोच लिया कि आखिर तुम्हारी मजबूरी थी, तभी तो तुमने शादी किया। फिर मैं भी एक माँ हूँ, कैसे तुम्हारा दर्द नहीं समझ सकती। जब तूने मेरे पोते को अपने दिल से अपने बच्चे की तरह लगा लिया है, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं। इसीलिए मैंने सोच लिया कि मैं इस घर में नहीं ला सकती अंश को, तो क्या हुआ, उसे किसी अच्छे हॉस्टल में रखकर अच्छी शिक्षा, अच्छी परवरिश तो दी जा सकती है ना। और भगवान की दया से मेरे पास किसी चीज़ की कमी भी नहीं है। इसीलिए मैंने अंश के दवाइयाँ और उसके पढ़ाई और उसके सारे खर्च की जिम्मेदार ले ली हूँ। निशा, तुम्हें बिल्कुल चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम सिर्फ अपना और अपने पेट में पल रहे बच्चे का ध्यान दो। अंश अब सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी बेटा है। वो हमारे परिवार का हिस्सा है। अपनी सासू माँ की ये बातें सुनकर मैं उनके पैर पकड़ ली। मैंने सासू माँ से कहा, माँ, मैं आपका आभारी रहूँगी। मैं आपकी हमेशा आज्ञा का पालन करूँगी। आपने मेरा सबसे बड़ा कष्ट, सबसे बड़ा तकलीफ़ दूर कर दिया है।
दोस्तों एक बार फिर से बोलिए राधे राधे। कमेंट बॉक्स में लिखिए ज़रूर कि इस कहानी में कौन से पात्र ने आपके दिल को छू लिया है। यदि इस चैनल में आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि ये कहानी आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके ही जाइए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।